सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं अमित कुमार सिंगल टीजीटी हिंदी केंद्रीय विद्यालय दिरांग। प्रिय विद्यार्थियों, हमने अप्रैल के महीने में स्वयं प्रकाश द्वारा रचित नेताजी का चश्मा पढ़ा था। आज हम पुनः आपका रिवीजन करवाने के लिए, पुनर्पठन करवाने के लिए, पुनः पढ़ने के लिए ये पाठ दोबारा से पढ़ेंगे ताकि आपको ये पाठ और हृदयंगम हो सके। सबसे पहले हम स्वयं प्रकाश जी का जीवन परिचय देखेंगे, उसके बाद में पाठ परिचय देखेंगे। और इससे पहले हम मदन मोहन मालवीय द्वारा, जिनको भारत रत्न मिल चुका है, मदन मोहन मालवीय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना इन्होंने की थी, हिंदू कॉलेज की, मदन मोहन मालवीय ने। तो उन्होंने भारतीय छात्रों के लिए एक संदेश लिखा है। विद्यार्थी अपने नियत अध्ययन को पूरा कर लेने के बाद जो समय बच सके उसे अपने देश तथा धर्म के इतिहास, देश के इतिहास और धर्म का इतिहास, अपने पूर्वजों के चरित्र, महाराणा प्रताप है, भगत सिंह है, महात्मा गांधी है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, रविंद्रनाथ टैगोर है, कबीरदास है, इनके चरित्रों को हमें पढ़ना चाहिए। अपने देश की विगत यानी जो बीत चुका है, और वर्तमान यानी अभी प्रेजेंट में। दूसरे देशों के इतिहास, समाचार पत्र, पत्रिकाओं को पढ़ने और विचारने में लगाएं। अपने अध्ययन को हानि न पहुंचाकर समय मिले तो सभा समाजों में विद्वानों की व्याख्या सुने। सभा समाजों में अभी फिलहाल तो हमें सुनने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि कोरोना महामारी के चलते अभी हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। इसलिए आप अपने घर में रहिए, समय का सदुपयोग कीजिए। जो काम अपना उद्देश्य आप होते हैं और अपने से बाहर कोई स्वार्थ नहीं रखते, उन्हें खेल कहते हैं। अध्यापक का काम अक्सर अपना इनाम आप होता है। वह बच्चों की भांति जिंदगी जीता है। किसकी भांति जिंदगी जीता है? बच्चों की भांति। क्यों? क्योंकि उन्हें हमेशा बच्चों के बीच में रहना होता है, बच्चों को पढ़ाना होता है। जीता हुआ बच्चों के साथ, वह बच्चों की भांति जिंदगी जीता हुआ बच्चों के साथ एकाकार हो जाता है, यानी उनमें मिल जाता है। एक अच्छे नाटककार या इतिहासकार की भांति वह एक छोटी सी बात से, एक साधारण सी क्रिया से, चेहरे के रंग और आंख को देखकर पूरे आदमी की वास्तविकता का पता लगा लेता है। वह अपने विवेक से और सूझबूझ से बच्चों के हृदय, बुद्धि तथा आत्मा में छुपे हुए तथ्यों को समझ लेता है। वह कभी हंसकर, कभी तारीफ करके, कभी नरमी से, कभी सख्ती से, कभी उकसाकर, कभी आलोचना करके बच्चों की वास्तविकता को समझ कर उनका मार्गदर्शन करता है। तो यहाँ अध्यापक की महिमा बताई गई है। अब हम स्वयं प्रकाश जी का जीवन परिचय देखते हैं, लेखक परिचय। स्वयं प्रकाश जी का जन्म 1947 में, देखिए हमारा देश जब आज़ाद हुआ था तो इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। इंदौर कहाँ? मध्य प्रदेश में। मैकेनिकल इंजीनियर की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। मैं खुद भी राजस्थान से हूँ, तो इनका बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा किस में बीता? राजस्थान में बीता। फिलहाल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद वे भोपाल में रहते हैं। भोपाल की किसकी राजधानी है? मध्य प्रदेश की। और वसुधा पत्रिका का संपादन से जुड़े हुए हैं। वसुधा पत्रिका का संपादन इन्होंने किया है। 1947 में इनका जन्म हुआ है। 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर। समकालीन कहानी उस समय की, उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। 13 कहानी। सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान उल्लेखनीय है। उनके बीच में विनय और ईंधन उपन्यास चर्चित रहे। उनके बीच विनय में और ईंधन उपन्यास, 2 उपन्यास हैं, बीच विनय में और ईंधन, वो चर्चित रहे। उन्हें पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जा चुका है। मध्यम वर्गीय जीवन के कुशल चित्रण करने वाले स्वयं प्रकाश जी कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है, तो हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी है। रोचक किस्सागोई, रोचक यानी इंटरेस्टिंग कहानी, किस्सागोई शैली में लिखी गई उनकी कहानियां हिंदी की वाचिक परंपरा को समृद्ध करती हैं। अब पाठ परिचय में क्या दिया है? चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता।
देश बनता है उसमें रहने वाले सभी, मतलब चारों तरफ भूभाग से घिरा हुआ जो सीमा होती है उसे देश नहीं कहते। जो चारों तरफ से बाउंड्री से घिरा उसे देश नहीं कहते। देश उसे भी कहते हैं जिसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों और इन सबसे प्रेम तथा इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम देशभक्ति है। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों को के योगदान को रेखांकित करती है। ये कहानी क्या करती है? कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है। इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। कहानी यह भी बताती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसमें शामिल हैं। तो चलिए हम इस पाठ को अब देखते हैं। क्योंकि बच्चे इसलिए शामिल हैं क्योंकि वो जो कैप्टन चश्मे वाला खत्म हो जाता है, मर जाता है, तो उसके बाद बच्चे नेताजी की मूर्ति पर एक सरकंडों से बने ऐनक उस पर लगा देते हैं। तो स्वयं प्रकाश जी भावुक हो जाते हैं। उस समय ये देखते हैं कि आज भी हमारे बच्चों में देशभक्ति की भावना भरी हुई है और उन्होंने नेताजी की मूर्ति को बिना चश्मे के नहीं रहने दिया। नेताजी का चश्मा। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले से उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कितने दिन से? हर 15वें दिन। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था। कस्बा कैसा था? बहुत बड़ा नहीं था, जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो नगर पालिका भी थी। तो कस्बा कैसा था? बहुत बड़ा नहीं था। हालदार साहब कितने दिन से कंपनी के सिलसिले से कस्बे से गुजरते थे? 15 दिन से। नगर पालिका भी थी जो कुछ ना कुछ करती रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कभी सम्मेलन करवा दिया। नगर पालिका है वो क्या क्या काम करती थी? कभी साफ सफाई का भी काम करती है, पक्की सड़कों का भी काम करती है, साफ सफाई का, स्वच्छ जल का, पर्यावरण का, पेड़ पौधे लगाना, इन सब का काम करती है। पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कभी सम्मेलन करवा दिया। इस नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार इस नगर पालिका के, जिससे हालदार साहब गुजरते थे, इस नगर पालिका के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार में क्या कर दिया? मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी थी। यह कहानी उस प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश में अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय उहापोह और चिट्ठी पत्थर में बर्बाद हुआ होगा, और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्माण किया होगा, और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया होगा। हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी, उनको ये काम सौंप दिया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। यानी जब हम मूर्ति बनाते हैं तो बहुत काफ़ी उहापोह स्थिति होती है। उहापोह है यानी ये करें या वो करें, चिट्ठी पत्री में बर्बाद समय हो जाता है। फिर जो बोर्ड होते हैं, नगर पालिका बोर्ड होते हैं, उनकी शासन अवधि खत्म हो जाती है। तो इस तरह से जो मूर्ति बनाई गई थी वो आनन फानन में बनाई गई थी। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी, टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची। मूर्ति कैसी थी? संगमरमर की। और कितनी थी? 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट। और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम और कमसिन सुंदर। फौजी वर्दी में। क्यों? क्योंकि ये आज़ाद हिंद फौज के वो थे, सेनापति थे। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह आने लगे थे। ये नारे किसने दिए थे?
दिल्ली चलो। नेताजी सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर जापान में अपनी सेनाएं गठित की थी और उन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी सेना को नारा दिया था क्या, दिल्ली चलो। और उन्होंने क्या था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये कथन किसका है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। ये पूछ भी लेते हैं परीक्षा में वगैरह याद आने लगते थे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज की कसर थी जो देखते ही खटकती थी, नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। क्या नहीं था, नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का बड़ा का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतूहल यानी जिज्ञासा भरी दृष्टि, मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल यानी वास्तविक। वो चश्मा कैसा था, जब जो जैसा हम पहनते हैं वो संगमरमर के पत्थर का नहीं था। पहली बारी क्या क्या लक्षित किया यानी देखा, किसको, सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को। कैसी थी, बिना चश्मे की। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, तभी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। जीप कस्बा छोड़कर क्या आगे बढ़ गई, तब भी हालदार साहब किसके बारे में सोचते रहे, मूर्ति के बारे में, और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे। किस निष्कर्ष पर, कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। यानी लोगों में क्या हो रहा है, देशभक्ति की भावना कम होती जा रही है। मतलब मूर्ति चाहे छोटी होगी, कलर कैसा भी होगा, रंग कैसा भी होगा, बात उसकी नहीं, बात भावना की है कि चलो कम से कम उन्होंने शहर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति तो लगाई। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहला मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हालदार साहब का कौतुक और बढ़ा, कौतुक यानी कौतूहल, जानने की इच्छा। वाह भाई, क्या आइडिया है, मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मे तो बदल सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा, मतलब उस मूर्ति पर पत्थर के संगमरमर का चश्मा नहीं था। वहाँ जो कैप्टन चश्मे वाला है वो चश्मे ग्राहकों को बेचता था और दूसरा चश्मा उसको पहना देता था। जो मूर्ति पर लगे चश्मा ग्राहक को पसंद आ जाते थे तो वो चश्मा मूर्ति से उतार कर ग्राहक को, कस्टमर को दे देता था और दूसरा चश्मा लगा देता था। हालदार साहब की आदत पड़ गई, हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। हालदार साहब को क्या आदत पड़ गई, वो जब भी कस्बे से गुजरते तो हर बार मूर्ति को देखते और पान खाते और वहां रुकते। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा, जिसका दमन करना मुश्किल हो उठा तो पान वाले से पूछ ही लिया, क्यों भाई, क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। हालदार साहब ने पान वाले से क्या पूछा, पान वाले से पूछा कि क्यों भाई, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार कैसे बदल जाता है। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठुसा हुआ था। वह एक काला, मोटा और खुश मिजाज आदमी था। जैसे देखिए प्रश्न ऐसे बनता है कि पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए, यानी पान वाला कैसा व्यक्ति था। तो यहाँ पान वाला कैसा था, एक काला, मोटा और खुश मिजाज आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों में हंसा। आंखों में हंसना, प्रसन्न होना। उसकी तोंद थिरकी, यानी मोटा पेट था उसका। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर, बत्ती सी यानी दांत दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। लेखक ने यानी हालदार साहब ने पान वाले से क्या पूछा कि हर बार नेताजी का चश्मा कैसे बदल जाता है। तो पान वाला क्या करता है, पान में मुंह ठुसा हुआ, काला है, मोटा और खुश मिजाज आदमी है। उसकी आंखों में वो प्रसन्न होता है और वो बताता है कैप्टन चश्मे वाला यह काम करता है। क्या करता है, हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है।
हवलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई गिराक, अब देखो गिराक यहाँ ग्राहक होता है, ग्राहक ये शुद्ध शब्द है और यहाँ क्या लिख रहा है गिराक। तो यहाँ लेखक ने स्थानीय भाषा का शब्द प्रयोग किया है गिराक, ये गलत है, ये सही है ग्राहक, लेकिन यहाँ गिराक शब्द का इस्तेमाल किया है। कोई गिराक आ गए, समझो उसके चौड़े चौखट चाहिए, तो वह कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया, उधर यानी उधर दूसरा बिठा दिया मतलब दूसरा चश्मा मूर्ति के लगा दिया। जो चश्मा मूर्ति के लगा हुआ था उसको उतार कर ग्राहक को दे देना और मूर्ति को दूसरा चश्मा लगा देना। ये काम कौन करता था? कैप्टन चश्मे वाला, क्योंकि वो चश्मा बेचा करता था। अब हवलदार साहब को बात कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है। हवलदार साहब को क्या बात समझ में आई कि एक चश्मे वाला है और जिसका नाम क्या है? कैप्टन है। उसे नेताजी के बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है। किसको? कैप्टन साहब को, जो चश्मे बेचता है, बल्कि आहत करती है। आहत यानी दुखी करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है उसे वैसा ही फ्रेम की दरकार रहती है, यानी ज़रूरत रहती है जैसा मूर्ति पर लगा है। देखिए कैप्टन चश्मे वाला क्या करता है? मूर्ति पर चश्मा लगा के रखता है। उस मूर्ति पर लगे चश्मे को देखकर ग्राहक वैसा ही चश्मा मांगते हैं, तो कैप्टन चश्मे वाला क्या करता है? उस मूर्ति से चश्मा उतार कर ग्राहक को दे देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है तो उसे वैसा ही फ्रेम की दरकार होती है जैसा मूर्ति पर लगा है। तो चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी के क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है। चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा क्यों मांगता है? क्योंकि वो नेताजी पर से वो चश्मा उतार लेता है और ग्राहक को दे देता है और दूसरा चश्मा लगा देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, क्या आइडिया है। लेकिन भाई एक बात अभी तक समझ में नहीं आई। हवलदार ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ है? ओरिजिनल यानी हाथ से बनाया हुआ है, जो संगमरमर का है, वो कहाँ है? पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी, कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। कौन? हाई स्कूल का ड्राइंग मास्टर। और ड्राइंग मास्टर का क्या नाम है? हाई इकलौते ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी। वो क्या बनाना भूल गए? नेताजी का चश्मा बनाना भूल गए। तो इसमें अब तक ये बात क्लियर हो चुकी है कि नेताजी के चश्मे जो बार बार बदल जाते हैं वो लेखक के लिए जिज्ञासा का विषय है, कौतूहल का विषय है कि आखिर ये चश्मे बदल क्यों जाते हैं। तो ये बात पान वाला हवलदार साहब को समझाता है कि ये चश्मे बदलने का काम कौन करता है? कैप्टन चश्मे वाला, जो कि चश्मे बेचता है और नेताजी पर की मूर्ति पर लगे चश्मे जब ग्राहकों को पसंद आ जाते हैं तो ग्राहकों को उतार कर दे देता है और उसके बदले दूसरा चश्मा नेताजी की मूर्ति पर लगा देता है और बार बार यह क्रम चलता रहता है। तो विद्यार्थियों, आज ये हम इतना ही पाठ पढ़ेंगे। आपको इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है। ये पाठ आपको बहुत बिल्कुल समझ में आ जाएगा और इसी से प्रश्न बनेंगे, इसी से 101% आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आने वाला है। मेरे पढ़ाने का उद्देश्य, मेरे रिवीजन करवाने का उद्देश्य यही था कि आपको ये कहानी, ये स्टोरी याद हो जाए और इसमें बनने वाले प्रश्न
प्रश्नों का आप जवाब दे सकें, आपके प्रश्न गलत न हो। शेष पाठ को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। नमस्कार।